हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनसेटिंग नेटवर्क्स के बारे में। कंपनसेटिंग नेटवर्क्स बेसिकली क्या होता है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ाया था कंट्रोलर के बारे में। तो कंट्रोलर मैंने बताया था प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव होता है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, मतलब तीनों का मिक्सचर होता है। उसका काम भी यही था कि आप डिजायर स्पेसिफिकेशंस को ले सकें। ठीक है, डिजायर स्पेसिफिकेशन आप क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो बेसिकली और एक कंट्रोल सिस्टम के डिजायर स्पेसिफिकेशंस होती क्या हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। एक स्पीड होता है, एक्यूरेसी होता है, ठीक है, सिस्टम के रेस्पॉन्स होता है, मतलब स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स की कितनी जल्दी वो आपको कितने कम समय में आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। सेम चीज कंपनसेटिंग नेटवर्क होता है। ठीक है, कंपनसेटिंग नेटवर्क बेसिकली एक डिवाइस होती है। ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकती है और मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है। तो जब ये सिस्टम के आगे लग जाती है, सेम जैसा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है वैसा का वैसा रहेगा। ये मेरा इनपुट है, उसके बाद मैं एक समिंग पॉइंट लगा देता हूं, ये पॉजिटिव के साथ, यहां से एक फीडबैक आ रहा होगा, यहां पर मैं लगा दूंगा कंपनसेटिंग नेटवर्क। ठीक है, कंपनसेटिंग नेटवर्क। उसके बाद मैं लगा दूंगा मेरा प्लांट, जो भी मेरा प्लांट यहां पर मैं यूज कर रहा हूं, प्लांट का गेन आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आउटपुट CS, और यहां पर मेरा रह जाएगा फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम को जनरली मैं HS से डिनोट करता हूं। ठीक है, ये आ गया मेरा फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक हो सकता है, फीडबैक में कोई वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंड करता है। बाकी अगर मैं बात करूं कंपनसेटिंग नेटवर्क की, तो कंपनसेटिंग नेटवर्क इज अ डिवाइस और वी कैन से अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आपको डिजायर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराती है, और ये सिस्टम के पहले ही लग जाता है। जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका प्लांट है, उससे जस्ट पहले लग जाता है और डिजायर स्पेसिफिकेशंस को प्रोवाइड कराता है। अब बात आती है जो कंपनसेटिंग नेटवर्क्स होते हैं, ये नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो नेटवर्क कंपनसेटिंग नेटवर्क है वो है फेज लीड नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है कुछ फेज होगा और वो किसी ना किसी को लीड कर रहा होगा। कुछ फेज होगा और वो किसी ना किसी को लीड कर रहा होगा। तो पहला होता है फेज लीड नेटवर्क, दूसरा होता है फेज लैग नेटवर्क, दूसरा होता है फेज लैग नेटवर्क। ये भी नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ फेज होगा और वो किसी ना किसी चीज को लैग कर रहा होगा। लैग बिहाइंड मतलब पीछे होगा, लीड मतलब होता है आगे होना, लैग मतलब होता है पीछे होना। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फेज लीड लैग नेटवर्क। आप यहां पर नेटवर्क की जगह कंपनसेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फेज लीड कंपनसेटर। ठीक है, नेटवर्क की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, कंपनसेटर। इसी तरीके से फेज लैग कंपनसेटर और फेज लीड लैग कंपनसेटर। ठीक है, तो अभी मैंने ये देखा जो इसके टाइप्स हैं उसके अंदर फेज की बात की गई, फेज के बाद मैंने कुछ लीड और लैग की बात की। ठीक है, ये रहा आपका फेज, ये रहा आपका लीड, ये रहा फेज लैग, फेज, यहां पर लीड और लैग। तो मैं वापस से चलता हूं जो मेरे कंपनसेटिंग नेटवर्क्स होते हैं या कंपनसेटर होते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो मैं अब ये बोल सकता हूं कि कंपनसेटर्स जो होते हैं वो एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या दोनों, ठीक है, मिक्स्ड अप ऑफ बोथ हो सकता है। और ये क्या करता है, आपको डिजायर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है। किस तरीके से, आपको बताता है कि आपका पोल, मतलब जो भी सिस्टम का पोल है, पोल मींस द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जो भी सिस्टम का पोल है उसकी लोकेशन एंड जीरोज, जीरोज मींस द न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं निकाल दूं, मतलब मैं पोल और जीरो की कंडीशन निकाल दूं, तो वो बताता है कि आपका पोल और जीरो कहां पर स्टेबल करता है या कहां पर लाए करता है। इसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि आपका सिस्टम फेज लीड सिस्टम है या फेज लैग सिस्टम है या फेज लीड लैग सिस्टम है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, फटाफट से पढ़ते हैं इनको। तो पहला हमारा टाइप है कंपनसेटर के अंदर, द फर्स्ट वन इज फेज लीड कंपनसेटर। फेज लीड कंपनसेटर इज जो बताता है वो होता है द फेज ऑफ आउटपुट वोल्टेज लीड्स द फेज ऑफ इनपुट वोल्टेज फॉर a sinusoidal
इनपुट। ये है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फेज लीड कंपनसेटर। इसको मैं आपको समझा देता हूं। फेज लीड कंपनसेटर जो होता है उसमें होता है आउटपुट वोल्टेज का फेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का फेज लीड कर रहा है फेज ऑफ इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज के फेज से। कब? जब आप एक साइनसोइडल इनपुट दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, सपोज कीजिए कि आपका आउटपुट वोल्टेज ये है, ठीक है, ये है V नॉट आउटपुट वोल्टेज, ये लीड करेगा। लीड करेगा मतलब आगे होगा। आगे होगा मतलब किससे? आपकी इनपुट वोल्टेज से। इस तरीके से VI इनपुट है, तो ये क्या कर रहा है, मतलब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव काउंट करना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हमने काउंट किया, तो ये यहां पे कुछ ना कुछ फाई एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो VI को क्या कर रही है, लीड कर रही है। ये तो मैंने फेजर डायग्राम के फॉर्मेट में बताया। अगर मैं साइनोसॉइडल के फॉर्मेट में बताऊं तो साइनोसॉइडल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा कि सपोज करो ये मैंने बना दिया आपका आउटपुट वोल्टेज, या इसको इनपुट वोल्टेज मान लीजिए, चले आप, ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आगे की तरफ है। तो आगे की तरफ है तो वो कुछ आगे से चालू हो रहा होगा। सपोज कीजिए यहां से वो चालू होता है ना, इसको दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। सपोज कीजिए वो यहां से चालू होता है, जो मैं दिखाता नहीं हूं तो मैं यहां से दिखाऊंगा इसको, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका जो सिस्टम है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है साइनोसॉइडल फॉर्मेट के अंदर, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। किससे? इनपुट वोल्टेज से। तो जहां पर भी आपका आउटपुट वोल्टेज का फेज की बात करेंगे तो ये वाली बात है ना, आउटपुट वोल्टेज का फेज इनपुट वोल्टेज से लीड करेगा तो वो क्या कहलाएगा, फेज लीड कंपनसेटर कहलाएगा। अब चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर कि किस तरीके से मैं इसे देखता हूं, किस तरीके से मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले यहां पर एक नेटवर्क ले लेता हूं, नाम वापस डाल देता हूं मैं यहां पर, फेज लीड कंपनसेटर, फेज लीड कंपनसेटर, ठीक है। यहां पर मैं एक सिस्टम लेने वाला हूं, इस सिस्टम की कुछ इनपुट वोल्टेज होगी, उस इनपुट वोल्टेज को मैं नाम दे रहा हूं EIT, ठीक है। यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, उस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं R1, ठीक है। और यहां पर मैंने लगा दिया एक कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर को मैं नाम दे रहा हूं ओनली C इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर मैं एक ही यूज करने वाला हूं, ठीक है। यहां से आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका R2 रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां दो रेजिस्टेंस थे तो एक था R1 और एक था R2। और यहां पर हो जाएगी आपकी आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है आपकी, E0T, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। अब आपको करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको बहुत पहले की क्लासेस में, मतलब जैसे हम बात करें कि स्टार्टिंग क्लासेस में बता रहा था कि इस तरीके के जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, ब्लॉक डायग्राम बना लो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, KCL लगा लो, KVL लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जैसा सूटेबल है वो उस तरीके से इसे फाइंड आउट करे। मैं इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यहां पर KCL का यूज कर रहा हूं। KCL का यूज करने के लिए मैं बोलता हूं कि अगर यहां पर इनपुट वोल्टेज है तो यहां से मेरा करंट निकलेगा I करंट, ठीक है। I करंट आगे जाएगा तो इस पॉइंट पे जाकर के दो पार्ट में टूट जाएगा, वो दो पार्ट है I1 एंड I2। तो मैं यहां बोल सकता हूं दिस इज I1 करंट एंड दिस इज I2 करंट। ये I1 इधर गया और ये I2 इधर गया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर से जा रहा है, ये कैपेसिटेंस के ऊपर से जा रहा है। आगे आकर के यहां पर आकर के दोनों मिल गए, जैसे ही मिले तो ये वापस क्या बन गया, I बन गया। भाई I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ही तो था, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, पहले टूटा फिर वापस मिला फिर I बन गया। और वही करंट आपका यहां R2 में फ्लो होगा, क्योंकि आगे तो ओपन है ना, आगे तो ओपन सर्किट से वोल्टेज बता रहा हूं मैं आपको। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे KCL अप्लाई कर देता हूं, है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं अप्लाई KCL, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, KCL को अप्लाई कर लिया। इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से मुझे इसे यूज करना है। ओके, अब हम यहां पर KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करने के लिए हम देखेंगे कि ये I1 है जो कि दो पार्ट में टूट गया, I1 एंड I2, और वापस मिलकर के ये क्या बन गया है, I बन गया। तो मैं बोल सकता हूं फॉर KCL अप्लाई करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा फॉर KCL। तो I करंट क्या है आपका, I करंट ये वाला करंट है जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस पे फ्लो होगा तो मैं बोल सकता हूं R2। अब देखिए होता क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, सबको पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। तो I अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। V वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज क्या है, E0T, तो ये हो जाएगी आपकी E0T V डिवाइडेड बाय R। तो यहां पर जब मैं I निकालने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा आपका E0T डिवाइडेड बाय R
इज इक्वल्स टू I1। व्हाट इज I1? I1 है आपका ये वाला करंट जो इस रेजिस्टेंस के ऊपर फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट पे वोल्टेज है EI और इस पॉइंट पे वोल्टेज है E0। तो मैं यहां बोल सकता हूं EIT माइनस E0T अपॉन R1, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस था, प्लस I2। व्हाट इज I2? I2 वो करंट है जो आपका कैपेसिटर के ऊपर फ्लो हो रहा है। और कैपेसिटर के ऊपर कभी भी अगर करंट फ्लो होता है, मुझे मतलब करंट निकालना है कैपेसिटर का IC, तो वो कैपेसिटर का करंट हमेशा होता है आपकी कैपेसिटर जो भी वैल्यू है C और dV डिवाइडेड बाय dt। तो C क्या है यहां पर? C तो C ही है, तो C को C ही रखेंगे एंड d डिवाइडेड बाय dt। एंड dt क्या है? वही दो पॉइंट है यहां पर EI और E0, तो यहां पर हो जाएगा EIT माइनस E0T। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है फॉर KCL, जब हम KCL को अप्लाई करते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूं। जैसे ही मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, देखता हूं क्या क्या वैल्यू आती है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए यहां से चालू करते हैं E0T से। तो E0T का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है E0S डिवाइडेड बाय R। ठीक है, ये मैंने R से डिवाइड कर दिया, इसका लाप्लास हो गया मेरा। इसका लाप्लास लेने के लिए R1 जो है कॉमन, उसको बाहर की तरफ ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अच्छा ये R था या R1 था, R2 था, सॉरी। ये जो E0T के साथ था, ये वैल्यू क्या थी? R2। तो मैं यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा? R2। 1/R1 मैंने ले लिया यहां पर। तो यहां पर जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा? EIS माइनस E0S ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस नेक्स्ट क्या है आपका C एंड d डिवाइड बाय dt। d डिवाइड बाय dt का जब भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं तो S के साथ आ जाता है CS EI माइनस E0 ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा EIS माइनस E0S। ये मेरा हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ KCL, जो भी मैंने उस सिस्टम का KCL लगाया। अब क्या करता हूं, सारे E0 को एक साथ, सारे EI को एक साथ ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका E0S, यहां पर है 1/R2। ठीक है, यहां से E0S ये रहा जो कि होगा 1/R माइनस के साथ, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/R1। E0S में कॉमन ले चुका हूं, एक E0S मेरा यहां पर है, वो भी माइनस में है, जब ये उधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस CS इज इक्वल्स टू, अब सारे EI को इस तरफ रखेंगे, EIS को इस तरफ रखेंगे, तो ये EI जो इनपुट वोल्टेज है आपकी, उसको मैंने ले लिया कॉमन। यहां पर EIS है नहीं, यहां पर EIS है 1/R की फॉर्मेट में, माइनस E0 है वो चला गया, और प्लस CS। मुझे क्या निकालना था? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? E0S डिवाइड बाय इनपुट क्या हो जाएगा? EIS। जब मैं इसको इस फॉर्मेट में रखूंगा तो मेरा आउटपुट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 1/R प्लस CS, और ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस CS। मेरे को थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो मैं S को सिंगल ले लेता हूं, मतलब S की वैल्यू को अकेला कर देता हूं, बाकी सारी चीज उससे सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं यहां पर CS है और S मुझे चाहिए, तो मैं C से डिवाइड कर दूंगा ऊपर के पार्ट में। जैसे ही मैं C से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा S, और C से डिवाइड करने की वजह से ये हो जाएगा 1/RC डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये क्या है? CS, वही C से डिवाइड करना है आपको, तो ये हो जाएगा S प्लस, जैसे ही आप C से डिवाइड करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? 1/C, और इनटू में कर लेता हूं मैं इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 1/RC मेरे पास आ चुका है, RC नहीं, ये इसमें R1 R2 नहीं यूज करा मैंने, 1 सेक R1, ये आपका R1 था। ठीक है, ये आपका R1 था, ये भी आपका R1 था। तो R1C मैंने क्या ले लिया है? कॉमन ले, मतलब यहां पर मैंने R1C छोड़ दिया है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका लेकर के चल रहा हूं, ये है E0S डिवाइड बाय EIS, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू S प्लस 1/R1C अपॉन S प्लस 1/C इंटू R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिखा हुआ है पीछे। अब देखो R1C ऊपर है तो मुझे नीचे भी R1C चाहिए, तो मैं यहां से R1 कॉमन लेता हूं। तो जैसे ही मैं R1 कॉमन लूंगा, 1 प्लस 1/R1C डिवाइडेड बाय S प्लस 1/R1C। C पहले से ही था, R1 कॉमन ले लिया, यहां से अगर मैं R1 निकालूंगा तो यहां क्या बच जाएगा? ओनली 1,
ये तो बच गया 1, और यहां पर क्या बच जाएगा, ऊपर नीचे R1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बच जाएगा R1 प्लस R2। सो फाइनली मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 1 प्लस 1 अपॉन R1C अपॉन S प्लस 1 अपॉन R1C मल्टीप्लाइड विद, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, तो ये बन जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R2, ये बन जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास R1C जो है ऊपर भी है, R1C जो है वो नीचे भी है, तो मैं यहां पर इनको चीजों को लेट कर लेता हूं। तो यहां मैं लेट करता हूं दो चीजें, पहला तो मैं लेट करूंगा T जो कि टाइम कांस्टेंट होगा, उसको मैं लेट कर लेता हूं R1C, और दूसरा मैं लेट करूंगा अल्फा जो कि हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा और, तो मैं बोल सकता हूं कि S प्लस 1 अपॉन R1C, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T अपॉन S प्लस, इन सारी चीजों को मैं अपोजिट कर देता हूं, 1 अपॉन में ले आता हूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1CS, तो क्या हो जाएगा मेरा R1C, और ये क्या हो जाएगा मेरा R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सारी चीजें 1 अपॉन में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा आपका S प्लस 1 अपॉन T अपॉन S प्लस 1 अपॉन अल्फा T। तो फाइनल जो आपके पास इक्वेशन आई है फेज लीड कंपनसेटर की, वो क्या आई है, S प्लस 1 अपॉन T अपॉन S प्लस 1 अपॉन अल्फा T। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो ट्रांसफर फंक्शन निकला किसका, फेज लीड कंपनसेटर का, वो निकला S प्लस 1 अपॉन T अपॉन S प्लस 1 अपॉन अल्फा T। अब मैं पोल जीरो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूं, तो यहां पर अगर मैं पोल एंड जीरोस निकालना चाहूंगा तो सबसे पहले निकालता हूं जीरोस का मतलब होता है जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसको आप जीरो कर दें, तो S प्लस 1 अपॉन T शुड बी इक्वल्स टू 0, सो S इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन T। सिमिलरली अगर मैं पोल्स निकालना चाहूंगा, पोल या एक है तो पोल, ज्यादा है तो पोल्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा S प्लस 1 अपॉन अल्फा T शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 0, इसकी वजह से मेरे पास ये वैल्यू आएगी S इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन अल्फा T। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूं, ठीक है, इसको मैं इस ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं तो क्या होगा, ये ग्राफ जो मेरा रहता है ये वही रहेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सिग्मा और जे ओमेगा के अंदर। ठीक है, तो एक तो मेरे पास पोल है, एक मेरे पास जीरो है, एक है 1 अपॉन टी, एक है 1 अपॉन अल्फा टी। तो जाहिर सी बात है कि 1 अपॉन टी जो है वो आपका यहां पर आ जाएगा पहले, माइनस 1 अपॉन टी, और ये क्या है आपका जीरो, और दूसरा क्या है आपका पोल कहां आएगा थोड़ा सा पीछे, तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन अल्फा टी, क्योंकि इसके साथ अल्फा भी तो मल्टीप्लाइड में है ना। ठीक है, तो अब मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जब मैंने इसको प्लॉट किया रियल और इमेजिनरी एक्सेस पे, तो जीरो जो है वो ओरिजिन से पास आया, जीरो जो है वो ओरिजिन के पास आया, नियरर टू द ओरिजिन। तो कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर जीरो ओरिजिन के पास होगा तो हम उसे बोलेंगे फेज लीड नेटवर्क, क्योंकि यहां पर आउटपुट वोल्टेज का जो फेज है इनपुट वोल्टेज के फेज को क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। तो यहां पर आपका जीरो क्या होता है, ओरिजिन से पास में होता है। सिमिलरली जब मैं फेज लैग की बात करूंगा तो वहां पर पोल नियरर टू दी ओरिजिन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा फेज लैग कंपनसेटर क्या होता है, फेज लैग कंपनसेटर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो फेज लैग कंपनसेटर में सेम मैं ये बोल सकता हूं, द फेज ऑफ output voltage lags behind the phase of input voltage for a sinusoidal input। तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं, जब मैं फेज लैग की बात करता हूं तो जो आउटपुट वोल्टेज का जो फेज है वो क्या करेगा, लैग करेगा, किससे, इनपुट वोल्टेज के फेज से, जब आप साइनसोइडल वेव फॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे लीड करना है किसको, इनपुट वोल्टेज को, लैग कौन करेगा, आपका आउटपुट वोल्टेज। तो ये इस तरीके से हो गया।
ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज लीड कर रहा है, या मैं ऐसे बोल दूं कि आउटपुट वोल्टेज लैग कर रहा है, एक ही बात है। अगर लीड की बात करूंगा तो इसको पॉजिटिव काउंट करूंगा, लैग की बात करूंगा तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नेगेटिव करके काउंट कर लूंगा। सेम साइनोसॉइडल के अंदर भी हम ये कर सकते हैं। ये फेजर डायग्राम के ऊपर था, चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर ये किस तरीके से बनता है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पोल एंड जीरो के कॉन्सेप्ट में ये क्या आता है। तो यहां पर मैं आपका वापस लिख देता हूं, ये मेरा है फेज लैग कंपनसेटर। ओके, इसके डायग्राम में कुछ इस तरीके से वैल्यू रहने वाली है। सबसे पहले जो इनपुट वोल्टेज रहेगी, इनपुट वोल्टेज ये क्या रहेगी, EIT, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां आ जाएगा, जिस रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा R1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस यहां पर आ जाएगा जिसको मैं बोलूंगा ये R2 रेजिस्टेंस है। देन आएगा एक कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के बाद ऐसे, और देन आएगी ये आपकी एक आउटपुट वोल्टेज जो कि हो जाएगी आपकी E0T। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर अब KVL अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, KVL अप्लाई करूंगा। तो KVL अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसका आउटपुट को निकाल सकते हैं, ठीक है। KVL अप्लाई करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहीं पर, ताकि हम इसे देख सकें और यहीं की यहीं KVL अप्लाई कर लें। चलिए, मैंने डायग्राम आपके लिए वहां कर दिया है। अब मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं KVL, अप्लाई KVL। KVL जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको पता है एक करंट को फ्लो कराना पड़ता है, और यहां पर अगर I वोल्टेज लग रहा है तो यहां पर एक करंट फ्लो करेगा I1। क्या फ्लो करेगा, I1T, टी लगा लीजिए आप, I1T करंट फ्लो करेगा। KVL अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लूप के अंदर, KVL इन फर्स्ट लूप, तो ये हो जाएगा EIT इज इक्वल्स टू R1 I1T प्लस R2 I1T प्लस वापस से कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए मैंने C नहीं लिखा है, यहां लिख लीजिएगा आप। वापस से क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की आप क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं। कैपेसिटर की जब आप वोल्टेज निकालते हैं तो ये हो जाता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो KVL लगाते हैं लूप 2 के अंदर। जैसे ही लूप 2 के अंदर KVL लगता है तो ये KVL हो जाएगा आपका E0T आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट R और C है, तो ये हो जाएगा R2 I1T प्लस हम निकाल रहे हैं कैपेसिटर का वोल्टेज, तो 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, I1 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द इक्वेशंस, तो पहली वाली इक्वेशन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाएगा तो ये हो जाएगा EIS इज इक्वल्स टू R1 I1S प्लस R2 I1S प्लस 1/C। इंटीग्रेशन की वजह से एक और 1/S आएगा तो मैं 1/CS कर देता हूं, और यहां पर हो जाएगा I1S। दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E0S शुड इक्वल्स टू R2 I1S प्लस 1/CS I1S। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए क्या, जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो हम निकालते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। वो होता है आपका E0S डिवाइडेड बाय E1S। तो E0S और E1S दोनों क्या है, लिख लीजिए। ये रहा आपका E0S, I1S कॉमन ले लेंगे तो R2 प्लस 1/CS, R2 प्लस 1/CS, और कॉमन आ गया आपका I1S। ये तो था आपका E0। E1 क्या है, E1 ये वाली वैल्यू, ये रहा I1 तीनों कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस 1/CS। तो ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस 1/CS इंटू I1S। हमें पता है मल्टीप्लाइड में कोई चीज है तो आप उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे ही आप उसको कट करेंगे आगे चलते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यही आपका आउटपुट अपॉन इनपुट चलता रहेगा। E0S डिवाइड बाय EIS शुड बी इक्वल्स टू। अच्छा, आपको क्या करना है, हर चीज में S को क्या बनाना होता है, सिंगल बनाना होता है। तो सिंगल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसको 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं अगर इस पार्ट को 1 बनाना चाहूं तो मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को CS से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं इसको CS से मल्टीप्लाई करूंगा यहां बचेगा 1, प्लस इसको CS से मल्टीप्लाई करूंगा तो R2CS, ठीक है।
सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं सी एस से, तो इसके लिए तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड विद सी एस। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर मैं जो R2C है, जैसे वहां पर आया था आपका R1C, उस वैसे ही यहां पर R2C आया, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं कि R2C मेरा टाइम कांस्टेंट हो रहा है यहां पर। सो लेट R2C इज इक्वल्स टू कैपिटल T, ये आपका टाइम कांस्टेंट है। अब यहां पर जैसे वहां अल्फा आया था वैसे यहां बीटा आएगा, तो बीटा फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे आता है उसको देखते हैं। तो यहां पर आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R2CS अपॉन 1 प्लस, इस पूरी इक्वेशन में से R2CS भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से तो R2CS कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस, अगर यहां से R2CS कॉमन आ जाएगा तो आपको पता है ऊपर नीचे दोनों साइड इसमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां ले लेता हूं R2CS क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूं, है ना, R2CS, तो इसके लिए तो ये हो गया 1, इसके लिए ये है R1CS में R2CS आप CS तो कॉमन हो गया, अब बचेगा क्या R1 अपॉन R2, तो इसी को अब मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं, क्योंकि R2C को तो मैं T ले चुका हूं, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ST, ये रहा आपका 1, ये R2C हो गया T, ये है S, यहां पर नीचे क्या बचेगा 1 प्लस R2CS, इसको पहले लिख लेते हैं, R2CS को वही TST या ST कुछ भी आप यूज करें। अब ये जो बचा है ना, ये 1 प्लस R1 डिवाइड बाय R2, इसको आप बीटा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा TS, या कैसे भी आप लिखना चाहें। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने जो बीटा लेट किया है, वो बीटा मेरा जो आया है वो आया है 1 प्लस R1 अपॉन R2, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो फेज लैग कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन आया है, फेज लैग कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन आया है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फेज लैग, ये लैग को ऐसे लिख देता हूं क्योंकि वहां पर भी मैंने PLC ही लिखा था, इज इक्वल्स टू है 1 प्लस ST अपॉन 1 प्लस ST एंड बीटा। तो पोल जीरो कॉन्सेप्ट निकालते हैं, अगर जीरोस की बात की जाए तो जीरोस क्या हो जाएगा, 1 प्लस ST को आप करेंगे 0, ठीक है, तो इसके चक्कर में S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 बाय T, S इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय T, वहां पर भी यही आया था, यहां पर भी यही आया। पोल्स की बात की जाए, पोल्स है आपका 1 प्लस ST एंड बीटा, तो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 1 माइनस में बीटा T, 1 माइनस में बीटा T, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसको पोल जीरो कॉन्सेप्ट पे बनाने की, देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। जब मैं इसको पोल जीरो कॉन्सेप्ट पे बनाऊंगा तो यहां पर जो मैं ये लेने वाला हूं सिस्टम, ये हमेशा सिग्मा और जे ओमेगा के अंदर बनता है, सिग्मा इज रियल एक्सिस, जे ओमेगा इज इमेजिनरी एक्सिस। अब बात आती है 1 माइनस बीटा टी, बीटा टी क्या है यहां पर बीटा टी है R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R2। पहले वाले में एक चीज ऊपर थी, दो चीजें नीचे थी, न्यूमरेटर पार्ट बड़ा था तो अल्फा की वैल्यू छोटी थी, यहां पर बीटा है, बीटा में दो चीजें ऊपर है, R1 R2 ऊपर है और एक चीज नीचे है R2, तो डिनोमिनेटर में छोटी चीज है, न्यूमरेटर में बड़ी चीज है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, बीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाने की वजह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो बीटा टी वाला पोल है ये क्या हो जाएगा, नियरर टू ओरिजिन हो जाएगा 1 अपॉन बीटा टी, और जो जीरोस हो जाएगा वो हो जाएगा इसके बाद, मतलब -1 अपॉन टी। तो मैं बोल सकता हूं कि फेज लैग जो कंपनसेटर होता है उसके अंदर पहले मतलब ओरिजिन के पास में पोल आता है एंड देन जीरो आता है, तो पोल एंड देन जीरो, दैट इज कॉल्ड द फेज लैग कंपनसेटर, ठीक है। तो हम समझ में आ रहा है हमें धीरे धीरे की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज का फेज है और इनपुट वोल्टेज का फेज है उसके बीच में कुछ रिलेशन है, लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, उसके हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमने जो नेटवर्क बनाया, नेटवर्क को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पोल जीरो आए, पोल जीरो को बनाने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि जीरो अगर ओरिजिन के पास है तो लीड कंपनसेटर है, पोल अगर ओरिजिन के पास है तो लैग कंपनसेटर है, ठीक है। अब इन दोनों की कुछ कुछ खासियत तो है ही, तो इन दोनों की खासियत मिला करके मैंने क्या बना दिया, फेज लीड लैग कंपनसेटर बना दिया है। तो लास्ट वन है आपका फेज लीड लैग कंपनसेटर, ठीक है। फेज लीड लैग कंपनसेटर आपका वहां पर यूज आएगा जहां पर आपको रेस्पॉन्स ज्यादा चाहिए और एक्यूरेसी भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक चीज में रेस्पॉन्स अच्छा है, एक चीज में एक्यूरेसी अच्छी है। तो इन दोनों का जब मैं मिक्सडअप कर देता हूं, इन दोनों को जब मैं मिला देता हूं, तो मुझे इसका जो रेस्पॉन्स और एक्यूरेसी मिलती है वो कहीं ज्यादा बेटर मिलती है, ठीक है। और
फेज लीड और लैग कंपनसेटर है तो इसमें दोनों ही बनेंगे, मतलब लीड का भी कहीं ना कहीं पार्ट आपको देखने को मिलेगा और लैग का भी कहीं ना कहीं पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसको आगे पढ़ते हैं किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। तो इसके नेटवर्क पे चलते हैं। तो इसके डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर जो मैंने लीड वाला सिस्टम लिया था वैसा बना देता हूं। लीड वाले सिस्टम में इस तरीके से मैंने लिया था, ये था मेरा R1, ये मेरा C था, लेकिन यहां पर मुझे C1 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मैं 2 कैपेसिटर यूज करूंगा, सिंगल कैपेसिटर था। और यहां पर ये मेरी हो जाएगी इनपुट वोल्टेज, ये है I1S। इस तरीके से ये चल रही है आगे। यहां से बढ़ते हैं आगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लैग वाला सिस्टम भी चाहिए। तो लैग वाला सिस्टम तो यहां पर था, इसको मैं अलग कलर से बना लेता हूं। ये लीड वाला सिस्टम हो गया। लैग वाला सिस्टम में एक रेजिस्टेंस यहां पर था जिसको आप बोल देंगे R2 और एक कैपेसिटेंस यहां पर था जिसको आप बोल देंगे C2 और इसको मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद फाइनल जो आपका यहां से आउटपुट निकलने वाला है वो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका E0 S। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा टिपिकल नेटवर्क है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों के कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये दोनों का ही फायदा देता है, आपको लीड का भी फायदा देता है और लैग का भी फायदा देता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि किस तरीके से ये सॉल्व होता है। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूं। आपने देख लिया कि KCL KVL लगा के दोनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशंस लिखूंगा और उसको अपन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है आपकी इक्वेशन, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फेज लीड एंड लैग कंपनसेटर। फेज लीड लैग कंपनसेटर PLLC ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन इसलिए क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट ही निकाल रहा हूं मैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले चुका हूं। ठीक है, ये मेरा आया अल्फा 1 + ST1 इंटू 1 + ST2 न्यूमरेटर में। अच्छा, और जो ये T1 T2 है इसके लिए भी बात कर लेते हैं अपन, ये T1 T2 है क्या। जो T1 है आपका टाइम कांस्टेंट, ये है R1 C1। ठीक है, इसकी जगह आप क्या पुट करते हैं, R1 C1। सिमिलरली जो T2 है, T2 जो है आपका ये है R2 C2। T2 इज इक्वल्स टू R2 C2। और जो अल्फा और बीटा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन दे देगा वो क्या दे देगा, 1। वो आपने देखा था अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू क्या थी, R1 अपॉन R1 + R2 है ना। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं अपन। अल्फा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज अल्फा, कहां लिखा था मैंने, ये रहा R2 अपॉन R1 + R2। सिमिलरली जब मैं बीटा की बात करता हूं तो बीटा मेरा था R1 + R2 अपॉन R2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन सेंस है, R2 से R2 कट जाएगा, R1 + R2 से R1 + R2 में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहां से दोनों कैंसिल आउट होंगे तो अल्फा और बीटा की मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं अपने पोल जीरो कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ये तो हो गया आपका रियल एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस। अब आपके पास दो चीजें हैं, लीड भी है लैग भी है। तो जब फेज लीड लैग कंपनसेटर बनता है तो उसमें सबसे पहले लैग कंपनसेटर को बनाया जाता है। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये बन रहा है। तो लैग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ये वाला पोल और ये वाला 0। तो इस वाले पोल को लैग के लिए बनाएंगे तो यहां से अगर S की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन बीटा T2। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन बीटा T2। सिमिलरली जब इसके 0 की बात की जाएगी, इससे ऊपर वाले की, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन T2। ये हो गया आपका लैग कंपनसेटर। यहां पर मैं लिख देता हूं फेज लैग कंपनसेटर। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा लीड कंपनसेटर की, तो लीड में क्या होगा, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और लीड में क्या होता है, 0 जो है वो ओरिजिन के पास होता है। ये लैग में तो पोल रहता है, यहां पर 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। 0 क्या है आपका, -1 अपॉन T1, -1 अपॉन T1। और सिमिलरली जब पोल की बात करेंगे तो यहां से निकालेंगे -1 अपॉन अल्फा T1। और ये वाला जो सिस्टम है ये है आपका फेज लीड कंपनसेटर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कंपनसेटर्स को देखा, कंपनसेटर्स के टाइप्स को देखा। 3 तरीके के, मतलब बेसिकली 2 तरीके के कंपनसेटर हैं आपका, एक तो फेज लीड है, फेज लैग है। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो तीसरा बनता है लीड लैग सिस्टम। ठीक है, या लैग लीड। बहुत सारी जगह लीड लैग पढ़ोगे, लैग लीड पढ़ोगे, वो एक ही बात है। तो मैं यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं वापस से आपको। तो सबसे पहले हमने कंपनसेटर देखा था। कंपनसेटिंग नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस, फिजिकल डिवाइस जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में हो सकती है और आपको डिजायर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये 3 इसके पार्ट हो गए।
उसके बाद हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि आउटपुट वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फेज लीड कंपनसेटर हो जाएगा। इस तरीके का डायग्राम रहता है। यहां मैंने केसीएल लगाया, केसीएल लगाने के बाद मुझे जो आउटपुट निकाला मैंने, उसके बाद मैंने यहां पर इसे ड्रॉ किया। तो अगर मेरा जीरो ओरिजिन के नियरर है, ओरिजिन के पास है, तो फेज लीड कंपनसेटर कहलाएगा, फेज लीड कंपनसेटर। ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने बात की लैग कंपनसेटर की, जिसमें आउटपुट वोल्टेज लैग बिहाइंड होता है। ठीक है। जो डायग्राम था उसमें मैंने केसीएल केवीएल लगाया, केवीएल दोनों पार्ट में लगाया, E1 भी निकाला, E0 भी निकाला। मुझे तो चाहिए आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन, वो होता है आपका E0 डिवाइड बाय E1, वो निकाला, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास पोल जीरो आ गए। पोल जीरो को मैंने यहां पर बनाया। तो अगर यहां पर आपका पोल नियरर टू ओरिजिन है, ओरिजिन के पास है, तो क्या सिस्टम हो जाएगा आपका, फेज लैग कंपनसेटर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट पे मैं पहुंचा, दैट इज फेज लीड लैग। वो कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें ये वाला पार्ट तो आपका फेज लीड सिस्टम है और ये वाला पार्ट आपका फेज लैग सिस्टम है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहां पर बना दिया, दोनों को मैंने कंबाइन करके यहां पर बना दिया। बनाने के बाद मैंने इसे सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहां पर पोल एंड जीरोस कॉन्सेप्ट आ गए। तो पहले इसमें फेज लैग कंपनसेटर बनता है। लैग में हमें पता है कि पोल नियरर टू ओरिजिन होता है। आफ्टर दैट बनता है फेज लीड कंपनसेटर। लीड कंपनसेटर में मुझे पता है कि जो जीरोस है वो ओरिजिन के पास होता है। जैसे ही जीरो ओरिजिन के पास होगा तो फेज लीड और फेज लैग कंपनसेटर यहां पर आकर के बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनसेटर और कंपनसेटिंग नेटवर्क्स। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।